Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 16th of December 2021, Thursday. Inspiration of the day is it's not the load that breaks you down, it is the way you carry it. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Government's rupees 76k crore plan to वो chip makers. कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर फॉरेन कंपनी से नेगोशिएट कर रहे हैं. दे आर गोइंग फॉर टाई अप इन ऑर्डर टू मेक चिप और सेमी कंडक्टर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि उसकी वजह से इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स जो कि चिप यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि चिप मेकर्स जो है वो इस समय सफिशेंट अमाउंट में चिप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, या हम सीधे बोले कि चिप की सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज चल रही है. सो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए द यूनियन कैबिनेट has cleared a comprehensive 76,000 crore, that is 10 billion package to build much needed semiconductor ecosystem in the country. तो गवर्नमेंट ने 76,000 का एक पैकेज अनाउंस किया है एंड द इंसेंटिव विल बी एक्सटेंडेड to a range of new units, greenfield chip fab, display fab units apart from the compound semiconductor and ATPM. ATPM stands for assembly, testing, marking and पैकेजिंग. इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर देखें सेमी कंडक्टर तो ATPM कंपनीज ज़्यादा हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, देन वी असेंबल, टेस्ट, मार्क एंड पैकेज इट एंड यूज़ इट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री. तो इसी पर्टिकुलर ATPM को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है. The package also give a fiscal push to the fledgling home ground semiconductor product design companies. तो इसके अलावा प्रोड्यूसिंग कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अलावा डिज़ाइनिंग कंपनीज जो फैबलेस पेयर्स हैं उनके लिए भी ये इंसेंटिव अवेलेबल होगा. And the backing this effort is support to universities to train approximately 85,000 engineers under the Chip 2 Startups program. और डेफिनेटली स्टार्टअप्स अगर डालने हैं, चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर डालनी है तो उसके लिए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत होगी. तो यूनिवर्सिटीज़ को अप्रॉक्सीमेटली 85,000 इंजीनियर्स को ट्रेन करना होगा इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ चिप स्टार्टअप्स. इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब यूनिट्स हैं दे विल ऑल्सो गेट इंसेंटिव अप टू 50% ऑफ देयर प्रोजेक्ट कॉस्ट. तो 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का उन्हें इंसेंटिव मिलेगा. डेफिनेटली दिस विल बी गिवन टू द एलिजिबल प्लेयर्स दैट हैव टेक्नोलॉजी एज वेल एज द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट द हाई कैपिटल एंड रिसोर्स इंसेंटिव प्रोजेक्ट. तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने ATMP से लेकर के डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग सभी तरह की यूनिट्स को इस पैकेज में कवर करने की कोशिश करी है, जिससे कि जो इमीडिएट शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर की वो थोड़ा सा ओवरकम करी जा सके. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज टारगेटिंग द सेटिंग ऑफ 2 सेमीकंडक्टर एज वेल एज डिस्प्ले फैब यूनिट्स अंडर दिस पैकेज. इसके अलावा जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, उसके स्टार्टअप्स करेंगे, उनको 30% तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर पर उनको 30% तक का इंसेंटिव मिलेगा अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड यूनिट्स. कंपाउंड सेमीकंडक्टर बेसिकली मोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, टेलीकॉम रेडियोज़ में, इन सब में यूज़ होते हैं. और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बाद, इस पर्टिकुलर पैकेज के बाद गवर्नमेंट एक्सपेक्ट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15% such units to come in India. So this is the package that government has announced. 50% of project cost
as incentive to semiconductor and display fab units, and government is anticipating two of them to come, 30% for compound semiconductor, 50% of expenditure as max design linked incentive to homegrown fabless firm. तो डिजाइनिंग के लिए भी जो डिज़ाइन करती हैं फर्म उनके लिए भी इंसेंटिव है, 4 to 6% प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ऑन नेट सेल फॉर अपकमिंग 5 years. इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ सेटअप द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू बी द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. तो आप याद रखेंगे, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पैकेज. इसके अलावा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री विल ऑल्सो सर्च द अदर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ ग्रीन फील्ड एज वेल एज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्राउन फील्ड फैब फैसिलिटी. तो स्टार्टिंग से लेकर के ग्रीन फील्ड से लेकर के ब्राउन फील्ड, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, हर तरह की यूनिट्स को गवर्नमेंट ने इस पैकेज के अंदर कवर करने की कोशिश करी है. प्रॉबेबली दिस विल बी अ वेरी गुड स्कीम फॉर मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. Digital push, center will refund MDR loss to banks. So Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved another incentive scheme worth rupees 1300 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. अब ये इंसेंटिव स्कीम किस लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? टू प्रमोट द रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू यूपीआई इंटरफेस ट्रांजेक्शन दैट इज अप टू 200 by reimbursing the merchant discount rate MDR to banks, which will brought down to zero in December 2019. If you remember, government ने merchant discount rate MDR को ज़ीरो कर दिया था, जिसकी उसका सीधा रीज़न ये था गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट, और उसकी वजह से जो बैंक्स हैं जो बेसिकली यूपीआई के ट्रांजैक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको लॉस हो रहा था. तो उसी लॉस को ओवरकम करने के लिए, जो कि स्मॉल और लो वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एमडीआर की वैल्यू ज़ीरो करी थी, उसी बैंक के लॉस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी है 1300 करोड़ की फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. जिससे क्या होगा, रुपए डेबिट कार्ड और लो वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो हैं वो और ज़्यादा प्रमोट होंगे, बैंक्स उनको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे. क्यों? क्योंकि बैंक्स को उससे इंसेंटिव मिलेगा. और यही अगर इसको थोड़ा सा अलग हायर ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में देखें तो इसी की कंप्लेन वीज़ा ने यूएसए में करी थी गवर्नमेंट से कि इंडिया में जो डोमेस्टिक प्लेयर है रुपए, उसको फेवरेबल ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड कंपनीज. लेकिन इन सब के बावजूद भी गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली प्रमोटिंग द रुपे एंड डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट सिस्टम. ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो ये स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है 1300 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम, डेफिनेटली दिस स्कीम विल फैसिलिटेट द एक्वायरिंग बैंक इन बिल्डिंग अ रोबस्ट डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया, एज वेल एज it will promote the RuPay debit cards, Bheem UPI digital transaction all across the sector and segment to the population. जिससे क्या होगा, इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के और ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जो कि हमेशा से इस गवर्नमेंट का फोकस रहा है. अब किस तरह से इस इंसेंटिव को यूज़ किया जाएगा, कैसे गवर्नमेंट ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर या रुपे ट्रांजैक्शन पर, अभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. बट एज पर द ऑफिशियल दिस इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैरी आउट द डिजिटल ट्रांजेक्शन. तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आप किसी भी तरह का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जनरेट करते हैं, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम या इंटरफेस डेवलप करते हैं बाय यूजिंग रुपे और यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, इन दैट केस यू विल गेट द इंसेंटिव. और उससे क्या होगा, जो कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, उनको इंसेंटिव मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट पर. और दूसरा जो कंज्यूमर है, पब्लिक है, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी फॉर डिजिटल पेमेंट, फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन. अगर क्वांटम की बात करें, पेनिट्रेशन की बात करें, तो इन नवंबर अ रिकॉर्ड 4.23 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन वैल्यूड एट 7.56 ट्रिलियन वर कैरीड आउट एज पर द
Communication, Electronic and Information Technology Minister. And this scheme will definitely compensate the banks that are losing money because of the zero MDR. अब यहाँ पर एक जो की टर्म हुआ है that is MDR. हालांकि MDR I hope that many of you might be knowing what is MDR. जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. MDR is the cost that is paid by the merchant to a bank for what? For accepting payment from their customer via digital means. And definitely this MDR is expressed in terms of percentage of the transaction amount. जितना transaction amount होता है उसके percentage में ये MDR लिया जाता है. और recently government ने इस पर्टिकुलर MDR की वैल्यू 0 कर दी थी. किसके लिए? जो लो वैल्यू ट्रांजैक्शन है. कौन कौन से लो वैल्यू ट्रांजैक्शन है? जिनकी वैल्यू जो ट्रांजैक्शन 2000 से कम के हैं. तो बैंक्स का ये कहना था कि इसकी वजह से बैंक्स को लॉस हो रहा. तो ये स्कीम उस लॉस को भी कवर करेगी, MDR लॉस को भी. अगर MDR की बात करें, जो मर्चेंट लेता है उसको, अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो द अमाउंट दैट मर्चेंट पेज फॉर एवरी ट्रांजेक्शन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 स्टेक होल्डर्स: द बैंक दैट इनेबल द ट्रांजेक्शन, द वेंडर दैट इंस्टॉल द पॉइंट ऑफ सेल मशीन, as well as the card network providers such as Visa, MasterCard, RuPay card. That is why I'm saying that it is going to benefit the banks, it is going to benefit the UPI, it is going to benefit the RuPay company as well. और गवर्नमेंट का पर्पस सीधा इतना है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत कि जो भी ट्रांजैक्शन है, लो वैल्यू ट्रांजैक्शन है, उनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट उनकी फ्री रखी जाए. एंड मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक्स इशू रुपे डेबिट कार्ड. इन दैट सेंस द इम्पैक्ट ऑन वीजा एंड मास्टर कार्ड विल बी मिनिमल बिकॉज दे हैव द सीजेबल मार्केट शेयर अमंग द प्राइवेट बैंक्स इन द क्रेडिट कार्ड सेगमेंट. तो इस बात का भी गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है कि सिर्फ रुपे कार्ड को ही कवर किया है. तो जो ये फ्री ट्रांजैक्शन वैल्यू देनी थी, इसका इम्पैक्ट जो बाहर की कंपनी है वीज़ा और मास्टर कार्ड उन पर ना पड़े. तो इस स्कीम को फ़िलहाल के लिए डिजिटल पेमेंट प्रमोट करने के लिए लाया गया है. इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे इज़ लर्न टू हैव अ क्लियर बिल ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, including the one to link electoral roll with the Aadhaar on voluntary basis to root out the multiple enrollment and any corruption in election funding. इसके अलावा PM कृषि scheme has been extended into this winter session. The Cabinet Committee on Economic Affairs on Wednesday approved the extension of 3 components of umbrella scheme, that is प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अभी लिए हैं विंटर सेशन में गवर्नमेंट ने. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. इकोनॉमी इज इमर्जिंग फ्रॉम शैकल्स ऑफ पैंडेमिक, RBI. सो as per the Reserve Bank of India, the Indian economy continue to forge ahead, emerging from the shackles or hiccups of the pandemic. तो रिसेंटली अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट पब्लिश करी है, दिसंबर बुलेटिन पब्लिश किया है आरबीआई ने. और उस बुलेटिन में आरबीआई ने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी रिकवर कर रही है जो भी पैंडेमिक से शॉक लगे थे उसके बाद. बट ये स्टिल ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरह से फैल रहा है वो अभी भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बना हुआ है इंडिया के लिए. अगर इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी हैज़ बाउंस्ड बैक स्ट्रांगली इन द वेरी सेकेंड क्वार्टर एज द GDP surpasses its pre-pandemic level and inflation broadly remained within 6% range, that is the upper band of tolerance of range of RBI. if you remember, RBI का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4+-2 है, यानी 2 से 6 तक का. 2 इज़ द लोअर बैंड एंड 6 इज़ द अपर बैंड. तो आरबीआई ने कुछ डेटा प्रेजेंट किया और उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने कहा कि Q2 दिस फाइनेंशियल ईयर की Q2 से इकोनॉमी रिकवर करना शुरू कर चुकी थी और इन्फ्लेशन भी 6 के अंदर ही था, 6%, यानी कंट्रोलेबल टॉलरेंस लिमिट के अंदर ही था. द RBI's मीडियम टर्म टारगेट इज़ टू कीप रिटेल इन्फ्लेशन एट 4%. तो CPI तो कवरेज में चल रही है, लेकिन अगर WPI की बात करें तो WPI कंटिन्यूसली 8 महीनों से डबल रेंज में है. और कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया है कि वो 14.23 से बढ़ कर के और ज़्यादा अमाउंट में आ गया और ज़्यादा परसेंटेज में आ गया. हालांकि
आरबीआई ने कहा है कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, अगर इन्फ्लेशन को, होलसेल इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंसीडर ना किया जाए, तो जितने भी अदर इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, सीपीआई इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हों, दे ऑल आर कमिंग बैक, दे ऑल आर ट्राइंग टू अचीव देयर प्री पैंडेमिक लेवल. Few have crossed their pre-pandemic level and that is why India is showing the recovery. और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे इकोनॉमी में आ रहा है और जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें एग्रीगेट डिमांड में देखने को मिल रहा है. एग्रीगेट डिमांड जो है वो सस्टेनेबल फॉर्म में इंक्रीज कर रही है एंड albeit with some sign of sequential moderation. इसके अलावा अगर फार्म सेक्टर की बात करें तो थ्रू आउट द पैंडमिक, मैंने कई बार भी डिस्कस किया, थ्रू आउट द पैंडमिक फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट ग्रोथ जो है वो डिपिक्ट करी है. तो फार्म सेक्टर तो ऑलरेडी इंडिया में स्ट्रॉन्ग है, while manufacturing and service record strong improvement on strengthening the demand condition and surge in the new business. तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है. एज पर द आरबीआई नए बिजनेस भी इमर्ज हो रहे हैं जैसे जैसे इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है और इनोकुलेशन रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है. इंडियन इकोनॉमी इज रिकवरिंग. इसके अलावा कुछ और न्यूज़ दी हुई थी दैट इज रिलेटेड टू आरबीआई. ज्यूरी इज स्टिल आउट ऑन बैंक लाइसेंस टू इंडस्ट्री राव. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी गवर्नर हैं मिस्टर एम राजेश्वर राव, उन्होंने वेडनेसडे को सेंट्रल बैंक के एक डिसीजन को सपोर्ट किया है. क्या डिसीजन था? Not allowing the industrial houses to float banks. इस पर्टिकुलर डिसीजन पर या बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्शन पर या प्लान पर बहुत टाइम से नेगोशिएशन चल रहा है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उनको बैंक्स ओपन करने की, बैंक चलाने की परमिशन दी जाए कि ना दी जाए. हालांकि इसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं. अगर हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज को डिस्कस करें, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं दे आर हैविंग मोर इकोनॉमिक पावर. और बैंक्स अगर वो उनके हाथ में आते हैं और वो बैंक्स फ्लोट करते हैं तो उनकी इकोनॉमिक पावर इमेंसली बढ़ जाएगी एंड दैट इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया दैट इज़ नॉट एक्चुअली डिज़ायरेबल. तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक रीजंस भी हैं कि इंडस्ट्रियल हाउसेस को बैंक्स ओपन करने की, बैंक चलाने की परमिशन दी जाए तो वो रेगुलेटरी नॉर्म्स कई सारे उनके लिए अप्लाई होंगे. कई सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे रोकी जाएंगी, बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें. तो फिलहाल जो सेंट्रल बैंक है वो अभी के लिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उनको बैंक्स ओपन करने की, बैंक्स फ्लोट करने की परमिशन नहीं दे रहा है. इसी पर्टिकुलर डिसीजन को मिस्टर राव ने सपोर्ट किया है. उनका ये कहना है कि मोर डेलिब्रेशंस आर नीडेड बिफोर आरबीआई चेंज इट्स स्टांस ऑन दिस इशू, जो कि 2001 में एग्री किया गया था कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उनको बैंक्स फ्लोट करने की परमिशन दी जाएगी. लाइक अडानी, आईटीसी जैसे जो बड़े बड़े कमर्शियल हाउसेस हैं, बैंक्स, इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, दे विल have their own banks. They may enter into the bank because of the large capital base they have. An internal working group, that is IWG of RBI, had recommended allowing the industrial groups into banking in 2001, but late last month the RBI said it has accepted 21 of 33 recommendation of that particular internal working group that submitted its report a year ago, allowing the industrial houses and large non-banks to float banks. Were two of them that were kept on hold. और इसी डिसीजन को मिस्टर राव जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं. उनका ये कहना है कि अभी इस इशू पर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन की ज़रूरत है. कोई हस्तल में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को, नॉन बैंक्स कंपनीज को अलाउ कर दिया जाए कि वो इंडिया में बैंक ओपन कर लें, क्योंकि बैंकिंग इज़ वन ऑफ द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी. तो उसको रेगुलेट करके चलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो फॉर नॉन कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. चाहे वो मार्केट पावर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो. अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कैपिटल नॉर्म्स फॉर ऑपरेशनल रिस्क ऑफ बैंक्स टू बी रिवाइज. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इंट्रोड्यूस रिवाइज नॉर्म्स फॉर द बैंक्स फॉर सेटिंग असाइड द कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क फ्रॉम April 1, 2023. तो
अगले फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट जो आरबीआई जो है वो ऑपरेशनल रिस्क को कवर करने के लिए भी जो कैपिटल नॉर्म्स है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसको रिवाइज करने जा रही है इन ऑर्डर टू इंश्योर द रोबस्टनेस इन द बैंकिंग system, in order to ensure the robustness in the working of banking entities. So RBI टाइम टू टाइम इस तरह के रेगुलेशन अमेंड करती है। रिसेंटली एनबीएफसीज को भी लेकर के पीसीए फ्रेमवर्क आरबीआई ने लाया जस्ट टू इंश्योर कि जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल और सेक्टर है वो रोबस्ट बना रहे, स्ट्रॉन्ग बना रहे, रिजिलियंट बना रहे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, और कहीं भी कंज्यूमर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, पॉलिसी होल्डर्स जो हैं, उनका इंटरेस्ट हॉल्ट ना हो। इसीलिए ऑपरेशनल रिस्क को कवर करने के लिए भी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कैपिटल असाइट करना होता है, उसके लिए भी अब आरबीआई जो है वो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लाने हैं। प्रॉबेबली कैपिटल नॉर्म्स सिंपली जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा देगी आरबीआई फॉर कवरिंग द ऑपरेशनल रिस्क। द प्रपोज रूल्स टर्म्स एज अ न्यू स्टैंडर्ड अप्रोच विच इज बेसल 3 compliant and will replace the existing approach like basic indicator approach and advanced measurement approach to measure the minimum operational risk capital requirement. तो जब ये रूल्स पब्लिश होंगे then we will discuss this into detail. Now let us look into the next article, that is article number 4 given on page number 6. Unholy nexus between ARCs, borrowers found after IT raid, says CBDT. So finally इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो नेक्सेस चलता है बोरोवर्स और एआरसीज के बीच में, उस नेक्सेस का पता चल गया है ऑफिशियली। ऑल्दो पता तो सारे ही रेगुलेटर्स को होता है जितने भी नेक्सेस चलते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन फाइनली ऑफिशियली अब इस बात का अनाउंसमेंट किया है सीबीडीटी ने दैट दे फाउंड अनहोली नेक्सेस बिटवीन एआरसी। एआरसी स्टैंड्स फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड बोरोवर्स। अगर आपको पता हो तो हमने भी एक बार डिस्कस किया है इस न्यूज़ एनालिसिस में कि किस तरह से जो बोरोवर्स होते हैं वो बैंक से मिल करके लोन लेते समय करप्ट प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जिस पे बैंक ऑफिशियल्स भी मिले रहते हैं और बाद में उनको बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बैंक का जो कैपिटल होता है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे बोरोवर्स और जो बैंक के ऑफिशियल्स जो इंडल्ज होते हैं इन प्रैक्टिसेस में, दोनों को ही बेनिफिट होता है। इवेंचुअल लॉस जो होता है वो डिपॉजिटर्स को और गवर्नमेंट को होता है। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ये नेक्सस फाइंड किया है किसके बीच में, जो एआरसीज हैं और जो बोरोवर्स हैं। तो 4 asset reconstruction companies based in Mumbai and the borrowers groups after they were raided recently, CBDT has found a nexus. The searches were launched on December 8 and total of 60 premises in Mumbai has been searched, including Ahmedabad, Delhi and few other places. तो अप्रॉक्सीमेटली डिपार्टमेंट ने 4,000 करोड़ का कैश सीज किया है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी रिकवर किए गए हैं। और सीधे सीबीडीटी का ये कहना है कि सीबीडीटी ने पाया है रेड में, आईटी डिपार्टमेंट ने रेड में देखा है कि जो एआरसीज हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, दे हैड अडॉप्टेड वेरियस अनफेयर and fraudulent trade practices in acquiring the NPA from the lender banks. थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो आपको पता होगा एआरसीज का क्या काम होता है, नाम से पता चल रहा है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बैंक से उनका एनपीए कम अमाउंट में, अगर बैंक का 100 रुपये का एनपीए है, बैंक का एनपीए, और बैंक को पता है बैंक्स आर नॉट एक्सपर्ट इन रिकवरिंग लोन, तो 100 रुपये का एनपीए बहुत टाइम से वो बैड लोन या एनपीए में कन्वर्ट चल रहा है, वो उसका कोई भी रीपेमेंट नहीं आ रहा, प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, तो बैंक क्या करते हैं, ये 100 रुपये का एनपीए जो है वो एआरसीज को सेल कर देते हैं कितने रुपए में, नेगोशिएबल प्राइस में। ये इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन होता है और एआरसी चाहती कि कम प्राइस में मिले और बैंक्स चाहते हैं मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में ये लोन बेचे जाएं। तो मान लेते हैं 80 रुपये में एआरसी ने ये लोन खरीद लिया बैंक का, जो कि जिसकी वैल्यू, जिसकी वर्थ 100 रुपये है मार्केट में, और बैंक के लिए भी वो लोन 100 रुपये का ही था। 80 रुपये में एआरसी खरीद लेती हैं और बाद में एआरसी 100 रुपये के लोन को मैक्सिमम अमाउंट में रिकवर करने की कोशिश करती हैं। 80 रुपये तो एआरसी ने दिए हैं, तो डेफिनेटली एआरसी विल वांट, और एआरसी यही चाहेगी कि कम से कम 80 से ज़्यादा का रिकवरी हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एआरसी 85, 90, 95% लोन तक रिकवर कर लेते हैं, और जो डिफरेंस होता है वही एआरसीज का
प्रॉफिट होता है, इसी तरह से एआरसीज जो है वो अपना बिजनेस मॉडल कैरी ऑन करते हैं। तो अभी क्या है, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में इस बात को बोला गया कि जो एआरसीज हैं और जो बोरोवर्स हैं जिनका ये एनपीए रहा होगा, इनके बीच में एक अनहोली रिलेशन देखा गया है। इट मीन्स बोरोवर्स क्या कहते हैं, बोरोवर से कहते हैं कि मैं 100 रुपये का लोन एक पर्टिकुलर एबीडीसी बैंक से ले रहा हूँ और इस लोन को लेते समय मैंने बैंक ऑफिशियल्स को भी ब्राइब किया है। थोड़े टाइम बाद बैंक ऑफिशियल्स जो हैं वो मुझे बैंक करप्ट डिक्लेयर कर देंगे, अनेबल टू, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर लोन को रीपे कर पाऊँ। तब ये एआरसी जो है वो इस लोन को खरीदेंगे 70 रुपये में, और वो 70 रुपये में खरीदा हुआ लोन जो कि 100 रुपये की जिसकी वैल्यू थी, एआरसी ने उसको 70 रुपये में खरीदा और बाद में यही एआरसी वो सेम लोन सेम बोरोवर्स को 75 रुपीज़ में बेच देगी। तो आप समझिए 100 रुपये की जो असेट थी वो बोरोवर को 75 रुपये में वापस मिल गई। और इवेंचुअली किसका नुकसान हुआ इसमें? इवेंचुअली नुकसान हुआ बैंक्स का, डिपॉजिटर्स का, गवर्नमेंट का। इसी तरह से एआरसी और जो बोरोइंग हाउसेस हैं उनके बीच में ये नेक्सेस देखा गया और कहा गया एआरसीज जो हैं वो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं बैंक से, लेंडर बैंक से किसी पर्टिकुलर एनपीए को एक्वायर करने के लिए, और बाद में उसी एनपीए को बोरोवर्स को सेम बोरोवर को जिसने बोरो किया होता है, मनी लिया होता है, लोन लिया होता है बैंक से, उसी बोरोवर्स को बेच देती हैं विद द नेम ऑफ रिकवरी। इट हैज़ बीन फाउंड दैट अनहोली नेक्सस एग्जिस्ट बिटवीन द बोरोवर्स ग्रुप and ARCs in the process, and the means of shell and dummy concern have been used. Tax official found that amount at which NPA has been acquired by ARC was far less than the real value of the collateral security covering the said asset। यानी 100 रुपये का अगर लोन है, ये सब हाइपोथेटिकल नंबर, तो एआरसीज उसे 50 रुपये में या 60 रुपये में खरीद रही हैं जस्ट टू बेनिफिट द बोरोवर, जिसका वो एनपीए है, जिसका वो असेट है, जिसका वो कोलेटरल है। कोलेटरल मीन्स लोन लेते समय जो बोरोवर्स होते हैं वो कुछ अपना कोलेटरल रखते हैं, अपना कोई सामान गिरवी रखते हैं, और बैंक्स का भी यही काम होता है कि अगर आपने वो लोन नहीं दिया तो वो आपका वो असेट जो है वो बैंक सीज कर देती है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और उसकी वैल्यू 100 होती है। डेफिनेटली अगर 100 रुपये का असेट हो तभी आपको बैंक जो है वो 90 रुपये का लोन देगी, 90 रुपये के असेट में 100 रुपये का लोन नहीं देगी। डेफिनेटली उसकी वैल्यू हाई होती है और बैंक्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं। लेकिन बैंक्स आर नॉट एक्सपर्ट इन सेलिंग ऑल दोज प्रॉपर्टीज़, उनको नहीं पता किस तरह से कैसे रिकवरी करनी है किस लोन से, बैंक्स का काम नहीं है। इसीलिए एआरसीज होती हैं, एआरसीज वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती हैं और बोरोवर से कोशिश करती हैं पहले कि लोन रिकवर हो, उस प्रॉपर्टी से लोन रिकवर करने की कोशिश करती हैं। बट यहाँ पर एआरसी क्या करती है, वो 100 रुपये के लोन को या 100 रुपये के असेट को बैंक से लेती है 60 रुपये में और उसको बेच देती है 70 रुपये में उसी सेम बोरोवर को। तो बोरोवर को वो 60 रुपये का जो 100 रुपये की जो प्रॉपर्टी थी वो 70 रुपये में ही मिल गई, उसके अलावा जो उसने बैंक से लोन लिया था वो भी उसका माफ हो गया। तो इस तरीके से पूरा नेक्सस एआरसी, बोरोवर हाउस, बैंक ऑफिशियल्स, इन सब के बीच में चलता है। एंड डेफिनेटली इट इज़ नोन टू एवरीवन। First time CBDT is actually accepting this. Minimum cash payout made out by the ARCs to the lender bank for acquiring these trust assets have usually been using the funds of the borrower group. As simple as that. और यही नेक्सस फाइंड आउट किया है सीबीडीसी ने, ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। सो लेट अस सी हाउ सीबीडीटी इज गोइंग टू रिमूव और ब्रेक दिस नेक्सस। इट इज़ नॉट फॉर ओनली दीज 4 ARCs. Actually this is the practice being followed by most of the ARCs in India। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक अपनी बैंकिंग ऑफिशियल्स को बोला था, IBA को बोला था कि आप अपनी खुद की ARC बनाइए, और रिसेंटली NARCL के नाम से एक ऑफिशियल और हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट सपोर्टेड एक ARC आई है। आप मुझे फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर इस पर्टिकुलर government support ARC का। So CBDT said it was found more often than not the underlying assets has been reacquired by the same borrower, as I told you. So let us see how this particular nexus is going to be broken by CBDT. अब देख लेते हैं some other news clips. Rupee depreciation, bad news for stock prices. A steady depreciation in Indian rupee. हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं. It is happening. और ये मार्च तक ये कंटिन्यू रहेगा, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था। एज पर फ्यू एक्सपर्ट,
और अब ये कहना है कि जिस तरह से रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट और ट्रबल फॉर द डी स्ट्रीट. हिस्टोरिकली मोस्ट रैलीड इन द इक्विटी मार्केट हैव अकर्ड ईदर when the rupee has appreciated or has been stable. और अब चूंकि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट इन इंडिया, डी स्ट्रीट को इम्पैक्ट करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल BSE सेंसेक्स इज डाउन अराउंड 2.6% since the beginning of November against a similar 1.9% fall in the value of rupee अगेंस्ट द डॉलर इन द पीरियड. तो रुपी फॉल कर रहा है. तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका इम्पैक्ट एक्सचेंज मार्केट पर या करेंसी मार्केट पर या डेरिवेटिव मार्केट पर पड़ेगा. इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें स्टॉक प्राइजेस में भी देखने को मिलेगा, बेंचमार्क इंडाइसेस में भी देखने को मिलेगा, और जो कि शुरू भी हो चुका है दिखना. ऑन वेडनेसडे द इक्विटी मार्केट एंड द रुपी एंडेड इन द red. The Indian currency closed on Wednesday around 76.23 per dollar, down to 0.47% in comparison to the previous session. और उसी के फॉल में अगर हम देखें तो BSE भी 0.57% तक फॉल किया, फॉलोड बाय निफ्टी. तो सीधा सीधा इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पर देखने को मिलेगा, ऐसा एक्सपर्ट का कहना और दिख भी रहा है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. ग्रीन प्रोजेक्ट्स बियर टू बर्न ऑफ डिस्कॉम्स फाइनेंशियल वो. सो ओवर ड्यूज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कॉम्स भी बोलते हैं, तो इनके जो ओवर ड्यूज हैं टूवर्ड्स द जेनकॉम्स को कई सारे पेमेंट करने हैं डिस्कॉम्स को, जो कि डिस्कॉम्स नहीं कर पा रहे बिकॉज दे डू नॉट हैव द फाइनेंस और फंड अवेलेबल फॉर इट. कई सारे उनको रिवाइव करने के स्कीम्स भी लाई गई बट ऑल वर इनइफेक्टिव. तो फिलहाल ये देख लेते हैं क्या ये न्यूज़ है. तो ये कहना है कि जो भी ओवर ड्यूज हैं डिस्कॉम्स के, जो भी फाइनेंशियल वोज हैं डिस्कॉम्स की टूवर्ड्स द जेनकॉम्स, that are on rise once again, and but this time इस बार जो rise है it is definitely going to impact the renewable energy projects that are bearing the funds. जो कि renewable energy के जो projects pending पड़े हैं वो इस particular due से, इस particular financial वो से affect होने वाले हैं. तो डिस्कॉम की जो financial condition है that is going to impact the renewable energy projects and their implementation in India. Despite an incentive announcement last year to assist the DISCOMs to clear their dues, renewable developers have benefited the least. और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो renewable developers हैं, जो renewable energy projects हैं, वो बहुत सारे स्टेट्स में दे आर एक्चुअली फाइटिंग द लीगल बैटल. किस लिए? ओवर द नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यूज and in some cases renegotiating the tariffs by these डिस्कॉम. तो सीधा सीधा अभी तक डिस्कॉम भी इम्पैक्ट थे, जिसकी डिस्कॉम के वर्ड्यूज की तो जेनकॉम पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, और अब उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर भी देखने को मिलेगा. लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट विल टैकल दिस प्रॉब्लम. And these are the bills or the regulations or the acts that are being negotiated into the winter session of the parliament. इसमें सबसे important है सेंटर का एक particular स्कीम, जो कि सेंटर जिस पे काम कर रही है, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत सेंटर इज एक्चुअली गोइंग टू रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक एट 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट, more specifically for road infrastructure projects as per the minister. तो ये बहुत जल्दी अगर ये स्कीम अप्रूव हो जाती है तो ये लॉन्च होगी, जहाँ पर सेंटर जो है वो पब्लिक से फंड रेज करेगी 6% पे, और दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया. 6%. अगर अभी हम देखें तो जो इंटरेस्ट रेट, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है वो कम चल रहा है, चाहे वो FDR के केस में हो चाहे वो RD के केस में हो. और अगर गवर्नमेंट 6% पर अगर पब्लिक फाइनेंसिंग करती है तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट और इन प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, एज वेल एज स्कीम जो आएगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी प्रमोट करेगी. इसके अलावा अपोजिशन इज प्रोटेस्टिंग इन पार्लियामेंट फॉर सर्टन इशूज़. न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इन्हांसमेंट को लेकर भी गवर्नमेंट इज़ नेगोशिएटिंग. ऐसा कहा जा रहा है कि 40% तक इंक्रीज़ की बात करी जा रही है इन ऑर्डर टू अचीव द इंडियाज़
goal on sustainable energy consumption. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. ये एक एडिटोरियल था जहाँ पर ये जो रिसेंटली आरबीआई ने एक जो एनबीएफसीज के लिए पीसीए फ्रेमवर्क लाया है उसको लेकर के एक्सपर्ट्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं. RBI's move unlikely to have much impact. So रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिक्टेट आया है फॉर एनबीएफसीज for its prompt corrective action framework will largely neutral to the sector as per the एक्सपर्ट का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है इस फ्रेमवर्क का. आरबीआई चाहती है कि एनबीएफसी जो है वो डिसिप्लिन में आए, फाइनेंशियल रेगुलेशन में आए, बट जिस तरह से पीसीए लाया गया है, जो उसके अंदर जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था कई सारे जो एनबीएफसीज हैं वो एग्जेम्प्ट हैं और जो हैं भी वो ऑलरेडी फाइनेंशियली डिसिप्लिन है. तो दैट पर्टिकुलर पीसीए इज़ एक्चुअली गोइंग टू न्यूट्रल फॉर द sector as per the analyst who believe that companies covered under the ambit are already complying with the norms. तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है. अगर मेजर फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखे जाएँ, बड़ी बड़ी जो एनबीएफसीज हैं जिनको कवर करने की बात कही गई है, अगर उनके तो उनका ऑलरेडी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है दैट इज़ गुड एंड दे ऑल आर कंप्लाइंग विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स गिवन इनटू द पीसीए कैटेगरी. चाहे वो M&M फाइनेंशियल सर्विसेज हो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, मरापनम हो, चाहे मुथूट हो, पूनावाला हो, बजाज, HDFC, ऑल हैव द गुड परफॉर्मेंस एंड उनकी जो इंडिकेटर्स हैं वो अंडर कंट्रोल ही हैं. तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आरबीआई के इस नए पीसीए फ्रेमवर्क का एज पर द एक्सपर्ट्स. ऑल दीज are for today's news discussion. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.